अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये पाकिस्तान एकेडमी के एमसीक्यूज़ हैं और याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपने सिर्फ और सिर्फ यही एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस नहीं करने हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आपको एक और बंडल भी दिया गया है जिसमें 5 पेपर से एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, दैट्स वाई आपने वो भी सॉल्व मस्ट करना है। एमसीक्यू नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होती है बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ये होती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। लाइक अगर कोई कंसंट्रेशन है और वो लो है एक जगह पे और एक जगह पे हाई है, तो ये जो मूवमेंट होगी ना, ये होगी फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ऑफ कोर्स लो से हाई में जा रहे हैं तो कोई चीज़ यूज़ होगी और वो होती है एनर्जी यूज। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट इसके अपोजिट होता है, हायर से लोअर में जो मूवमेंट होगी कंसंट्रेशन की उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, और वो डिफ्यूजन भी होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है। तो ऑफ कोर्स जो हेल्प नहीं करेगा वो सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन क्या होता है? टेंशन की एक फोर्स जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो रही होती है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्ट हो रहा होता है टू ईच अदर इन लिक्विड फेज। एंड अगर हम बात करें कि वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे होते हैं गैसेस फेज में, तो वो कम होता है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये ज़्यादा होता है किस में? लिक्विड फेज में एज कम्पेयर टू गैस फेज। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ट्रांसपोर्ट मूव नहीं, मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के ज़रिए हो रही होती है। ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, जबकि डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हायर से लोअर में मूवमेंट हो रही है बट कोई भी एनर्जी यूज नहीं होगी। एनर्जी यूज होती है जब हम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, और वो हम जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ओके, एमसीक्यू नंबर 2 है, प्लांट सेल डू नॉट बर्स्ट इन डिस्टिल्ड वाटर बिकॉज। तो जब भी हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में सेल को डालते हैं तो एनिमल सेल बस्ट हो जाता है, लेकिन प्लांट सेल नहीं होता। प्लांट सेल इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास सेल वॉल होती है। अब देखें, सेल वॉल से रिलेटेड ही सारे ऑप्शन है। ये तो हमें पता है कि सेल वॉल बस्ट नहीं होने देती। क्यों बस्ट नहीं होने देती? आखिर रीज़न क्या है? सेल वॉल इलास्टिक होती है, रिजिड होती है और गेट्स स्ट्रेच हो जाती है। सेल वॉल लिविंग होती है? नो, सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। ये तो एलिमिनेट हो गया। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। यस, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि सेल बिल्कुल भी बस्ट नहीं हो रहा। सेल वॉल इज परमिएबल? सेल वॉल परमिएबल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि सेल वॉल इलास्टिक होती है, रिजिड होती है, स्ट्रेच हो जाती है, तभी उसमें वाटर आता जाता है, लेकिन वो बस्ट नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 3 है, इन ट्रीज डेथ ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज एसेंशियल फॉर अ फंक्शन सच एज। ट्रीज में ये जो डेथ होती है प्रोटोप्लास्ट की, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? साइटोप्लाज्म। जब हमने प्रोटोप्लाज्म किया था तो हमने कहा था कि उसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाता है। इसमें भी यही चीज़ है। तो प्रोटोप्लास्ट एसेंशियल क्यों होता है? स्टोमेटल मूवमेंट्स के लिए, वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, या फिर फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट बोथ होगा, क्योंकि डेथ ऑफ प्रोटोप्लास्ट एसेंशियल होता है फॉर अ फंक्शन सच एज बोथ वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट। कोई एक मतलब इसका हम कोई एक कंसिडर नहीं करेंगे, ऑप्शन दोनों ही कंसिडर करेंगे कि दोनों की ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लेंटिकल्स एंड हाइडाथोर्स आर स्मॉल पोर्स विद फॉलोइंग कॉमन एट्रीब्यूट्स। ऑप्शन ए है, देयर ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग आर नॉट रेगुलेटेड। ऑफ कोर्स लेंटिकल्स क्या होते हैं? कुछ पोर्स हैं जिसकी वजह से एवेपोरेशन हो रही होती है। हम ट्रांसपायरेशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि लॉस ऑफ वाटर हो रहा होता है, एंड ऑफ कोर्स ये स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन भी होती है और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन भी होती है। लेंटिकल्स कुछ पोर हैं जिसकी वजह से एवेपोरेशन हो रही होती है वाटर की। जबकि अगर हम बात करते हैं हाइडाथोर्स की, तो हाइडाथोर्स भी कुछ पोर्स होते हैं, बट इसमें जो एक्सेस ऑफ वाटर हो रहा होता है ये फोर्स आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स थ्रू ओपनिंग्स, जिसका नाम होता है हाइडाथोर्स। सो ऑफ कोर्स ये दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेटेड नहीं होती हैं। ऑप्शन बी है, दे अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ऑफ कोर्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होता, वाटर, एक्सेस वाटर फोर्स आउट हो रहा होता है। तो ऑप्शन बी तो एक्सक्लूड है। दे ऑलवेज रिमेन क्लोज। अगर ये क्लोज हमेशा रहेंगे तो कैसे वाटर
एवोपरेट होगा, एक्सेस वाटर फोर्स आउट होगा। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। दे आर फाउंड ऑन द सेम ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो हमें पता है कि हाइड्राथोड्स लीव्स पे होते हैं। ऑफ कोर्स ये इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ गुटेशन। जबकि अगर हम लेंटिकल्स की बात करें तो ये एक ओपनिंग होती है, लेंस शेप ओपनिंग होती है इन दी बिग वुडी ट्रंक्स ऑफ ट्रीज। दैट्स वाई ये दोनों ही एक सेम ऑर्गन ऑफ प्लांट में नहीं होंगे। करेक्ट ऑप्शन ए ही है। लाइक हाइड्राथोड्स की बात करें तो वाटर इंटर कर रहा है कैसे, बाय रूट्स, एंड देन जो एक्सेस वाटर है कि फोर्स आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, वो हाइड्राथोड्स है जिसमें हम गुटेशन वगैरह भी पढ़ते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। ऑप्शन बी, एमसीक्यू नंबर बी है, A cell placed in strong solution will shrink because। जब हमने प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम लोग किसी एक सेल को प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो वो वाटर को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, लाइक रीच, उसका जो प्रेशर पोटेंशियल है वो रीच होता है मैक्सिमम तक, एंड देन सेल एक वक्त पे आता है जो वो वक्त होता है जब सेल वापस से कोई भी पानी नहीं ले सकता, वो फुली टर्जिड हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में टर्जिड हो जाता है। जबकि अगर हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वापस से प्लेस कर दें तो ये एक्सक्रीट कर देगा वाटर को, एंड देन क्या होगा, देन वापस से पोटेंशियल प्रेशर अपना कम हो जाएगा, रीच कर लेगा जैसे वो सेल वॉल था। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही पूछा हुआ है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में रख दें तो वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक हो जाता है मतलब कि अपना सेल अपना जो वाटर है उसको निकाल देता है। ये होता है किसमें और ये क्यों होता है? साइटोप्लाज्म विल डिकम्पोज, मिनरल सॉल्ट्स विल ब्रेक द सेल वॉल, ये बिल्कुल गलत है। सेल वॉल एंटर द सेल, और सेल वाटर कम्स आउट बाय एक्सऑस्मोसिस। हम पहले ही कर चुके हैं कि ये हो रहा है फ्लैसिड, ये हो रहा है श्रिंक। श्रिंक का मतलब है वाटर निकल चुका है। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, क्योंकि वाटर कम्स आउट है बाय एक्सऑस्मोसिस। एमसीक्यू नंबर 6 है, सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय। तो सेल एब्जॉर्ब कैसे करते हैं वाटर को? ऑफ कोर्स ऑस्मोसिस एंड इम्बिबिशन के जरिए। इम्बिबिशन क्या होता है, अगर हम चॉक को किसी पानी में डालें तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, ये सॉइलिंग अप होती है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस की, इसको हम कहते हैं इम्बिबिशन। एंड ये स्टार्च, गम्स, प्रोटोप्लाज्म वगैरह में देखा जाता है। MCQ number 7 है, when a potato piece escaped in a high concentrated salt solution then the। तो यहाँ पे कहा हुआ है कि जब भी हम पोटैटो पीस को हाई कंसनट्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा? तो फर्स्ट पोटैटो प्लाज्मोलाइज होगा, डीप्लाज्मोलाइज होगा, या फिर बस्ट हो जाएगा, या इफेक्ट नहीं पड़ेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से। आइसोटोनिक का मतलब है कि कोई भी चेंज नहीं है, सॉल्ट जितना है उतना ही वाटर भी है, इसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जबकि हाइपोटोनिक और हाइपर में फ़र्क होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है पानी ज़्यादा है सॉल्ट कम है, हाइपर में सॉल्ट ज़्यादा है पानी कम है। तो यहाँ पे कहा हुआ है हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब आप इसको प्लेस कर रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करने का मतलब है जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रख रहे हैं तो वो लूज करेगा वाटर को बाय एक्सऑस्मोसिस, एंड देन इसमें डिक्रीज आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सेल कंटेंट में, और साइटोप्लाज्म बिगिन टू सेपरेट। इसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, प्लाज्मोलाइसिस। जबकि डीप्लाज्मोलाइसिस का मतलब है कि आपने वापस से सेल को, जो श्रिंक सेल है उसको आपने वापस से प्लेस कर दिया प्योर वाटर में, एंड देन वाटर वापस से फ्लो होगा इनटू द वैक्यूल बाय एंडोस्मोसिस, एंड प्रोटोप्लाज्म एक्सटेंड हो जाएगा जिसकी वजह से वापस से सेल वॉल हो जाएगी, प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 8 है, टर्जिडिटी ऑफ सेल इज मेंटेन्ड बाय। सो ये जो टर्जिडिटी है, जो टर्जिड हो रहा है वाटर क्योंकि फुली कंसनट्रेटेड हो चुका है, फुली स्ट्रेच हो चुका है, प्रेशर पोटेंशियल बिल्कुल मैक्सिमम तक पहुंच चुका है, तो इसको हम कह रहे हैं कि टर्जिड वाटर है, टर्जिड हो गई है। तो ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है टर्गर प्रेशर पे। करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ number 9 है, when a cell is fully turgid, which of the following will be zero?
जब सेल फुली टर्जिट होता है तो क्या चीज़ है जो ज़ीरो होती है? ऑफ कोर्स टर्गर प्रेशर। हम बात करते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल है या सॉल्यूट पोटेंशियल है, प्रेशर पोटेंशियल है, ये रिप्रेजेंट होते हैं बाय एन इक्वेशन, और वो इक्वेशन होती है ये क्या है? S आ गया मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल, P आ गया मतलब प्रेशर पोटेंशियल, और ये क्या है? वाटर पोटेंशियल। तो जब भी हम टर्जिट सेल की बात करते हैं ना, तो टर्जिट सेल में हमेशा याद रखिएगा कि वाटर पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है, और ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है या फिर हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल हो जाता है, ये दोनों इक्वल होते हैं बट अपोजिट होता है। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन होगा वाटर पोटेंशियल। अब हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 10, रूट सिस्टम इन अ प्लांट इज वेल डेवलप्ड। रूट सिस्टम प्लांट में वेल डेवलप होती है क्योंकि डिफिशियंसी हो जाती है ऑक्सीजन की ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ साइटोकाइंस और फॉर इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं क्योंकि डिफिशियंसी हो जाती है मिनरल्स की। जब हम रूट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि इसकी हेयर्स होती हैं और ऑफ कोर्स ये रूट्स एब्जॉर्ब कर रही होती हैं वाटर को, इसका एक सिस्टम होता है। तो ये जो डेवलप होती है ना, ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन की वजह से, मिनरल्स की वजह से होती हैं। अब मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? मिनरल्स में हम मैग्नीशियम पढ़ते हैं, हम क्लोरीन पढ़ते हैं, हम फॉस्फोरस पढ़ते हैं, हम सोडियम पढ़ते हैं। तो ये आपने डिटेल में पढ़ना है टॉपिक। एमसीक्यू नंबर 11 है सोडियम एंड पोटेशियम डिपेंडेंट एटीपीज एक्टिविटी हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ। अब यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटी बतानी है। ऑप्शन ए है पोटेशियम इनवर्ड एंड सोडियम इनवर्ड, पोटेशियम इनवर्ड ओनली और सोडियम इनवर्ड ओनली, एंड ऑप्शन डी है पोटेशियम आउटवर्ड एंड सोडियम इनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं डिपेंडेंट एटीपीज एक्टिविटी की तो वो हेल्प करता है पोटेशियम इनवर्ड जबकि सोडियम आउटवर्ड। ये बुक की लाइन्स है, ये आपने याद रखनी है। एमसीक्यू नंबर 12 है द चीफ रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन इन प्लांट इज टू कॉज। ट्रांसपायरेशन के इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और ट्रांसपायरेशन की एडवांटेजेस भी होती हैं। ये आपने डिटेल में पढ़नी है। लाइक इसका मतलब है कि चीफ रोल बताना है, लाइक आपको एडवांटेज बताना है। एडवांटेज इसका क्या होता है? लॉस ऑफ सरप्लस वाटर, रैपिड एसेंट ऑफ सैप, कूलिंग ऑफ द प्लांट एंड रैपिड राइज ऑफ मिनरल्स। हम जब ट्रांसपायरेशन पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि इसका फैक्टर ये होता है कि ये हमारे प्लांट को कूल करता है। कूल का ये मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, और ये होता है कि ये जो रैपिड ट्रांसपायरेशन है ये इंक्रीज करती है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को, एंड देन इनटेक ऑफ रॉ फूड मटेरियल फ्रॉम दी सॉइल में हेल्प करता है। ये इंपॉर्टेंट करता है रोल इन दी एसेंस ऑफ सैप। ट्रांसपायरेशन प्लांट को कीप करता है कूल और सेव करता है फ्रॉम ओवर हीटिंग, जिसकी वजह से प्रोटोप्लाज्म डेंजर में जा सकता था, इंजरस हो सकता था। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि जब भी ट्रांसपायरेशन होगी वो इंक्रीज करेगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को, जिसकी वजह से प्लांट कूल हो जाएगा एंड देन वो ओवर हीटिंग से बच जाएगा। ये हेल्प करता है एवोपरेटिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो कूलिंग ऑफ द प्लांट करेक्ट ऑप्शन है सी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है अबाउट गार्ड सेल। जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोमेटा पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रोमेटा एक माइक्रोस्कोपिक पोर्स है जो प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस ऑफ लीव्स पे। अब इनका काम क्या होता है? स्ट्रोमेटा के जरिए ही क्या हो रही होती है? ट्रांसपायरेशन हो रही होती है, इसको हम स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि इनके पास जो स्ट्रोमा होता है वो बाउंड होता है, बॉर्डर्ड होता है बाय 2 मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। वो एपिडर्मल सेल्स होते हैं गार्ड सेल्स, और ये गार्ड सेल्स अनलाइक होते हैं एपिडर्मल सेल से क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ये किडनी शेप्ड होते हैं, यहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्ट्रोमेटा आर ओपन एट नाइट एंड क्लोजेस ड्यूरिंग डे एंड। स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन करता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, यहाँ हम डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, पोर्स होते हैं इसके पास एपिडर्मिस ऑफ लीव्स पे, एंड देन
इसका स्ट्रक्चर भी हम कर चुके हैं कि गार्ड सेल्स होते हैं और गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनके अनलाइक होता है ये। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि ओपन होता है डे नाइट में और क्लोज। आपने पढ़ा होगा कि जनरली जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज होता है एट नाइट, बट यहाँ पे रिवर्स है। रिवर्स मैकेनिज्म भी होता है, जैसे ज़ीरोफाइट्स हैं, ऑर्चिड्स, पाइन एप्पल वगैरह, ये प्लांट्स होते हैं ड्राई कंडीशंस में। दैट्स वाई बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते वाटर को लूज करना, तभी इनके पास एक एक्स्ट्रा ये रिवर्स मैकेनिज्म होता है, वो होता है स्टोमेटा। लाइक स्टोमेटा ओपन होगा ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज होगा डे टाइम में। इसको हम CAM मैकेनिज्म भी कहते हैं, सक्यूलेंट सैम मैकेनिज्म, और ये आपने ज़रूर पढ़ना है। करेक्ट ऑप्शन होगा ज़ीरोफाइट्स ए। देखिए हाइड्रोफाइट्स को ज़रूरत ही नहीं होती, हाइड्रोफाइट्स वाटर में होते हैं, जैसे हाइड्रेला लिली है तो ये वाटर में होते हैं, इनके पास स्टोमेटा बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। आखिर इनको ज़रूरत ही क्या है ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने की एंड देन लूज़ करने की। MCQ नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के रेट को कौन डिक्रीज कर देता है? ऑप्शन ए है इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, ऑप्शन बी है राइज इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी है इंक्रीज इन वाटर अपटेक बाय प्लांट्स एंड डिक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी। देखो विंड के पास एक प्रोफाउंड इफेक्ट होता है ह्यूमिडिटी पे। लाइक ड्यूरिंग हाई वेलोसिटी ऑफ विंड्स ट्रांसपायरेशन मोर एक्टिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर वेपर्स हैं ये रेडिली रिमूव्ड हो जाएंगे। अगर हम ट्रांसपायरेशन की बहुत अच्छी सी एग्जांपल होती है कि अगर हम कपड़े धो रहे हैं और बारिश हो जाए तो क्या कपड़े सूखेंगे? नहीं। तो ट्रांसपायरेशन भी एक्टिव हो जाता है जब विंड ज़्यादा चलती है, क्योंकि वाटर वेपर्स रिमूव्ड हो जाते हैं फ्रॉम द एरिया। तो इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी तो इसको रेट ऑफ रेस्पायरेशन को इंक्रीज ही करता है। राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर का भी यही है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑफकोर्स प्लांट ट्रांसपायर करेगा मोर रैपिडली, और इसकी वजह से ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज ही होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रैपिड एवोपरेशन हो रही होती है वाटर की, एंड देन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन सी है इंक्रीज इन वाटर अपटेक बाय प्लांट्स, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब वाटर अपटेक इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज होगी, तो बहुत बेसिक है। इसके अलावा ऑप्शन डी है डिक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी। देखो लाइट इंटेंसिटी का मतलब है कि जब प्लांट ट्रांसपायर करता है मोर रैपिडली जब वो एक्सपोज होता है लाइट से देन इन दी डार्क। अगर लाइट कम हो रही है तो ट्रांसपायरेशन भी कम होगी, लेकिन अगर लाइट ज़्यादा हो रही है तो वो स्पीड अप करेगी ट्रांसपायरेशन को बाय वार्मिंग द लीव। अब जब ज़्यादा लाइट है तो उसकी वजह से लीव भी वार्म हो जाएंगे, एंड देन ट्रांसपायरेशन को कूलिंग इफेक्ट देना होगा, ताकि जो हमने पढ़ा था ना कि ये प्रोटोप्लास्ट है वो डेंजर में आ सकता है, वो इंजर हो सकता है। दैट्स वाई ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होती है जब लाइट ज़्यादा होती है, डिक्रीज होती है लाइट इंटेंसिटी जब कम होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। MCQ नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज फॉर वाइडर ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। वाइडर ओपनिंग का मतलब है कि स्टोमेटा खुल गए हैं, गार्ड सेल्स तभी तो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। दैट्स वाई ऑप्शन ए है एटमॉस्फेयर आउटसाइड द स्टोमेटा इज बिकमिंग लेस ह्यूमिड, सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल बाय एडजेसेंट गार्ड सेल इज टेकिंग प्लेस, वाटर मॉलिक्यूल एंटर द गार्ड सेल, द नाइट टेम्परेचर इज गोइंग टू फॉल। लाइट में हमने पढ़ना है कि 2 फैक्टर्स होते हैं जो जनरली इन्फ्लुएंस करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा को, वो होता है लाइट या कंसनट्रेशन ऑफ के आइंस। अब हमें पता है कि ये जो लाइट है ये कैसे करवाती है, जब लाइट एक्सपोज होती है ना लीफ पे तो उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, एंड देन जब डार्कनेस होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जब ज़्यादा होगी लाइट तो क्लोरोफिल जो है गार्ड सेल के पास वो सिंथेसाइज करेंगे शुगर को, एंड देन इंक्रीज़ कर देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स, और इसकी वजह से एंडोस्मोसिस होगी और अल्टीमेटली टर्जिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जबकि अगर डार्क सेल्स की बात करें तो अगर हम डार्क की बात करें तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये कंज्यूम करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को, एंड देन
जबकि अगर हम डार्क की बात करें तो डार्क में क्या होता है, डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो ये गार्ड सेल कंज्यूम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को एंड देन ट्रांसलेटेड टू नेबरिंग सेल, जो डिक्रीज कर देगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल को गार्ड सेल्स में, जिसकी वजह से एक्समोसिस होगी एंड देन जो सेल है वो सिकुड़ जाएगा क्योंकि वाटर निकल चुका है, लूज़ हो चुका है। तो ये जो वाइडर ओपनिंग हो रही है स्टोमेटा की, ये किस वजह से होती है, ये होती है बाय सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स बाय एडजेसिंग गार्ड सेल्स इट टेकिंग प्लेस। एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द गार्ड सेल, वाटर से भी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जब ये खुलेगा तभी तो वाटर अंदर आएगा एंड देन नाइट टेम्परेचर इज़ गोइंग टू फॉल, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है बी। MCQ नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी गिव्स द लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के क्लोजर को किसने वेल डिस्क्राइब किया है और किस थ्योरी में किया गया है, तो वो है फ्लोइड मोज़ेक थ्योरी, मंच थ्योरी, स्टार्च ग्लूकोज थ्योरी, एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी। तो करेक्ट ऑप्शन है मंच थ्योरी। मंच थ्योरी को हम क्या कहते हैं, एक और नाम भी है आपकी बुक में, ये आप खुद बताएंगे। मंच थ्योरी हम लोग रूट प्रेशर थ्योरी पढ़ता है ना, ये वही थ्योरी है। और ऑप्शन सी है स्टार्च ग्लूकोज थ्योरी, जबकि ऑप्शन डी है एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी। तो एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी ना वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है कि ये हमें बताता है कि जो अमाउंट है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये कौन सा अमाउंट है, लाइक प्रोटॉन्स की एक्युमुलेशन हो रही है गार्ड सेल में, जिसकी वजह से प्रोटॉन पोटेशियम एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन गार्ड सेल्स एंड सेल्स, तो इसकी वजह से पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स हो जाते हैं गार्ड सेल्स में, इंक्रीज़ करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को एंड देन मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाती है। जबकि मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन इनटू गार्ड सेल्स रिक्वायर एनर्जी एंड देन इसको हम कहते हैं एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट। करेक्ट ऑप्शन डी है, और आई गेस ये आपकी बुक में नहीं है बट करेक्ट ऑप्शन डी है। MCQ नंबर 18 है, बेसिस ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एस, तो इतना ईजी है, एक्सोस्मोसिस दिया हुआ, एंडोस्मोसिस दिया हुआ, डिक्रीज इन सेल सेप कंसंट्रेशन, जबकि प्लाज्मोलाइसिस ऑफ गार्ड सेल्स। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे एंडोस्मोसिस है। क्यों एंडोस्मोसिस है, हमें पता है कि क्लोरोफिल होता है गार्ड सेल्स में, ये सिंथेसाइज करता है शुगर को, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर गार्ड सेल का इंक्रीज़ हो जाता है एंड देन इसको हम कहते हैं एंडोस्मोसिस, अल्टीमेटली टर्जिडिटी इंक्रीज हो गई है, तो करेक्ट ऑप्शन एंडोस्मोसिस होगा। MCQ नंबर 19 है, प्लांट रिक्वायर पोटेशियम फॉर, प्लांट को पोटेशियम क्यों रिक्वायर होता है, सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स, होल्डिंग इट सेल टुगेदर और सिंथेसाइजिंग क्लोरोफिल, होल्डिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आपकी बुक में पूरा चार्ट दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बेसिक बताया हुआ है कि पोटेशियम क्यों चाहिए होता है, मैग्नीशियम क्यों चाहिए होता है, सोडियम क्यों चाहिए होता है, अब इन्होंने मेजर रोल सबके बताए हुए हैं। तो पोटेशियम इसलिए चाहिए होता है क्योंकि एक रोल प्ले करता है स्टोमेटल ओपनिंग में और क्लोजिंग में, एंजाइम एक्टिवेटर होता है, काफ़ी सारे जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो इसकी वजह से हो रहे होते हैं, इवन जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे होते हैं, इवन जो प्रोटीन बन रहा होता है वो बन रहा होता है बाय पोटेशियम, इसका मेजर रोल होता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, होल्डिंग इट सेल टुगेदर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यस ऑफ कोर्स करेक्ट ऑप्शन डी है। गुटेशन इज कॉज ड्यू टू, गुटेशन कैसे होती है, एम्बिविशन के जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए, पॉजिटिव प्रेशर रूट और ट्रांसपायरेशन। ये जो हमारे पास गुटेशन हो रही है ये होती है बाय पॉजिटिव रूट प्रेशर। जब हम गटेशन पढ़ते हैं ना तो हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोथोर्स के ज़रिए वाटर एवोपरेट हो रहा है। अब ये जो वाटर एवोपरेट हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा होता है, ये रूट प्रेशर थ्योरी में हो रहा होता है कि रूट ने बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया एंड देन उसने अब एवोपरेशन करनी है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब नेक्स्ट MCQ है, the carbohydrate synthesis in the leaves are transported through the sieve tubes most commonly in the form of, तो याद रखिएगा आपने नॉन रिड्यूसिंग शुगर को याद रखना है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर सारे पॉलीसेक्राइड होते हैं और एक और एक्सेप्शन होती है वो होता है सक्रोज, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सक्रोज, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हुआ होता है ना लीव्स में, ये ट्रांसपोर्ट होता है इन दी फॉर्म ऑफ सक्रोज, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग होता है। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब है कि किसी भी चीज़ में एक्सचेंज नहीं हो सकता अपने ट्रांसपोर्ट में, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। MCQ नंबर 22 है, रूट प्रेशर इज मैक्सिमम व्हेन, तो रूट प्रेशर क्या होता है डिटेल में कर लेता है। रूट प्रेशर एक प्रेशर है जो
एक्टिव एक्यूमुलेशन करवाता है आइंस की बाय द रूट्स ऑफ कोर्स ऑफ अ प्लांट एट नाइट। नाइट में ही रूट प्रेशर डेवलप्ड होता है जब ट्रांसपायरेशन बहुत लो हो चुकी होती है या एब्सेंट हो चुकी होती है। तो इस रूट प्रेशर को हम कहते हैं कि कॉज करता है गुटेशन। गुटेशन का मतलब है कि जो वाटर है वो फोर्स आउट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, क्योंकि ट्रांसपायरेशन तो या तो बहुत कम हो चुकी है या फिर बैंड हो चुकी है। तो ट्रांसपायरेशन बहुत लो होगी, एब्जॉर्प्शन बहुत हाई होगी, तभी रूट प्रेशर मैक्सिमम होगा, क्योंकि ट्रांसपायरेशन नाइट में बहुत लो होती है एंड देन रूट प्रेशर पुश करता है जाइलम सैप को इनटू द शूट सिस्टम। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर एंटर हो रहा होता है, एब्जॉर्ब हो रहा होता है, लेकिन ट्रांसपायर्ड नहीं हो रहा है, ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कॉज करता है गुटेशन को। करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ number 23 है, which of the following is not a significance of transpiration? Absorption of water, absorption of minerals, cooling of leaf surface, maintain the shape and the structure of plant. क्या ट्रांसपायरेशन मेंटेन करता है शेप को? नो, ट्रांसपायरेशन एब्जॉर्ब करता है वाटर को। उसको जब वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो रूट उसके साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होंगे रूट से, एंड देन कूल भी करेगा लीफ सरफेस को, क्योंकि ये क्या करता है जब बहुत ज़्यादा हीट होती है उसकी वजह से लीव्स भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रोटोप्लास्ट डेंजर में हो सकता है। देन ट्रांसपायरेशन कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। MCQ नंबर 24 है, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल द लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स लंग स्किन एंड द राइट आर्ट्रियम रिसीव गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, हाउएवर इट गेट्स मिक्स अप इन द सिंगल वेंट्रिकल व्हिच पंप्स आउट मिक्स्ड ब्लड कॉल्ड। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सर्कुलेशन पूछी हुई है, जब हमें पता है कि इसमें तीन ये सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है, डबल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट आर्ट्रियम होता है और राइट आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, जिसमें सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। तो ये कंप्लीट सिंगल सर्कुलेशन है या इनकम्प्लीट सिंगल सर्कुलेशन है, या फिर ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है या कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। तो हमें पता है कि सिंगल सर्कुलेशन सिर्फ और सिर्फ फिशेस में होती है, जबकि डबल सर्कुलेशन बाकी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स में होती है, लेकिन कंप्लीट होती है मैमल्स और बर्ड्स में, जबकि इनकम्प्लीट होती है रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में। तो करेक्ट ऑप्शन है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। द मिट्रल वाल्व्स इन दी हार्ट ऑफ मैमल इज सिचुएटेड बिटवीन। तो वाल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व्स भी होता है और मिट्रल वाल्व्स भी होता है, इसको हम बाइकस्पिड भी कहते हैं। तो ये जो बाइकस्पिड वाल्व्स हैं या ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं, ये कहाँ पे होते हैं? ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व्स है ना, ये होगा लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वो ओपन होता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व्स, जबकि जो राइट आर्ट्रियम है वो ओपन होता है इनटू राइट वेंट्रिकल बाय ट्राइकस्पिड वाल्व्स। दैट्स वाई ऑप्शन ए है लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन बी है बोस्ट कैवल एंड राइट कैवल। ऑप्शन सी है राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ऑर्ट्रा। तो मैं बता चुकी हूँ कि ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है ये ओपन होता है इनटू दी लेफ्ट वेंट्रिकल बाय बाइकस्पिड वाल्व्स, जिसको हम मिट्रल वाल्व्स भी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए है। सो दैट्स इट गाइस, ये MCQs 25 थे, बट ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट चैप्टर काफ़ी सारे बच्चे छोड़ देते हैं, बट किसी ने छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सब कुछ पता होना चाहिए। रूट प्रेशर थ्योरी पता होनी चाहिए। इवन ट्रांसपायरेशन को नहीं छोड़ना है। ट्रांसपायरेशन देखा था, यहाँ पे भी मेन टॉपिक था। ट्रांसपायरेशन से बहुत से MCQs आते हैं, दैट्स वाई ट्रांसपायरेशन का टॉपिक तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपके। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के MCQs करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड इंशाल्लाह यू ऑल विल टेक इट विद द गुड मार्क्स। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ।